नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। अगर हम बात करें पुलिस सेवा में जाने की तो आम तौर पर घरों में धारणाएं होती हैं। विशेष रूप से बात की जाए, अगर फीमेल्स की हम बात करें, लड़कियों की अगर हम बात करें, तो आमतौर पर माता पिता सोचते हैं कि वो डॉक्टर बने, बैंकिंग के क्षेत्र में जाए या फिर टीचर बने। लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं वो थोड़ी सी इस मामले में अलग है। हालांकि उनके माता पिता भी यही चाहते थे कि वो इसी क्षेत्र में जाएं, लेकिन उन्होंने चुनी पुलिस सेवा। और किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ, कैसे उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा, ये काफी रोचक उनकी स्टोरी है। तो आज इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे और साथ ही साथ जिन दर्शकों ने हमें सवाल भेजे उन सारे सवालों का जवाब भी आपको कार्यक्रम के अंत में दिया जाएगा। तो शख्सियत से हम रूबरू होते हैं, उनका नाम है रूबी तोमर। मुख्य रूप से ग्वालियर की रहने वाली है और वर्तमान समय में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। रूबी तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आमतौर पर अगर हम विशेष रूप से लड़कियों की बात करें, कॉलेज में होते हैं तो एक ड्रीम होता है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है, या बैंकिंग के क्षेत्र में जाना है, डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना है। आप जब पढ़ रहे थे उस दौरान आपका क्या सपना था? मैं जब पढ़ रही थी उस दौरान भी मैं पुलिस में ही जाना चाहती थी। जी मेरा बचपन से मेरा सपना था कि मैं पुलिस में ही जाऊँ। जी और मेरे फादर पुलिस में हैं, जिनको देख के मैं इंस्पायर होती थी जी कि नहीं, मुझे और कहीं नहीं, मुझे सिर्फ पुलिस में ही जाना है। जी। जैसा कि आपने कहा कि आपके जो पापा जी थे, फादर थे, वो पुलिस सेवा में थे, लेकिन आमतौर पर होता है कि माता पिता क्या सोचते हैं, क्योंकि उनका भी एक सपना होता है बच्चे को लेकर के, लेकिन बच्चा कुछ और ही सोचता है। तो मम्मी पापा जो थे वो क्या सोचते थे कि आप क्या बने? मेरी मम्मी तो बहुत सपोर्टिव है जी और उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। पर हाँ, मेरे फादर चाहते थे कि मैं बैंकिंग सेक्टर में जाऊँ, जी कि मैं लड़की हूँ और लड़कियों के लिए एक टाइमिंग होना चाहिए। पुलिस में 24 घंटे की नौकरी होती है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता जी है। तो वो चाहते थे कि मैं एक सिविल का जॉब करूँ जो 10 से 5 का हो और 5 बजे मैं घर वापस आ जाऊँ। जी तो उनकी इच्छा थी कि मैं पुलिस में ना जाऊँ। जी लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्सली उन्होंने मना भी नहीं किया जी कभी मुझे कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते। जी अ, पर जो एक उनका बिल्कुल। सपना था, वो चाहते थे कि मैं पुलिस को छोड़ के बैंक में या टीचर की जॉब जी, करूं। तो आपका आपका आना इसमें कैसे हुआ? जैसे जब आप तैयारी कर रहे थे, आपने फॉर्म भी भरे होंगे, या आपका मन भी होगा कि मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है, तो किस तरीके से, अगर हम बात करें कॉलेज की डिग्री करने के बाद, अगर हम आपसे जानना चाहें आपका एसआई का जो सफर था वो किस तरीके से आगे बढ़ा? मेरा एसआई का सफ़र ऐसा रहा है कि मेरे फादर मुझे ज़्यादातर है ना बैंक के फॉर्म डालने के लिए बोलते थे और वो लेकर भी आते थे मेरे जी लिए। लेकिन कभी पुलिस का फॉर्म वो लेकर नहीं आए। जी तो जब पुलिस की वैकेंसी आई तो मैंने चोरी से फॉर्म डाला जी अपना, उनको नहीं बताया कि मैंने फॉर्म डाला हुआ है एमपीएसआई में। जी और फॉर्म डालने के बाद एग्ज़ाम भी दिया, उन्हें नहीं पता था कि मैंने एसआई का एग्ज़ाम दिया है। जी जब मेरा रिजल्ट आया और मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, जब फिजिकल की डेट आई मेरी, तब मैंने उन्हें बताया, क्योंकि फिजिकल के लिए मुझे एक ट्रेनर की ज़रूरत थी। जी तो तब मैंने उन्हें बताया कि मेरा ऐसे रिटर्न क्लियर हुआ है जी एसआई का और मेरा फिजिकल है अब। तो जब उन्हें पता चला कि मैं ये कर रही हूँ, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मन है तो तुम देख लो, जी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे 1 महीने का टाइम मिला था फिजिकल की तैयारी के लिए। जी मैंने उसी दौरान तैयारी की और मेरा फिजिकल क्लियर हुआ। उसके बाद इंटरव्यू और आप उसमें सिलेक्ट हुई। जी। जब आपने एसआई को ज्वाइन कर लिया, फिर उसके बाद जो पापा जी का रुख था, जैसे सेवा में जब हम आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनका रुख किस तरीके आपके प्रति रहा? हाँ, जब मैंने उन्हें ये बताया कि मेरा रिटर्न क्लियर हो गया, मेरा फिजिकल है, तब भी उन्हें ये विश्वास नहीं था मेरे ऊपर कि मैं फिजिकल निकाल पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की जी थी। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं ग्राउंड पे गई, मैंने रनिंग किया। तो उन्हें ये लगता था कि लड़कियां, मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो 1-1 साल से है ना फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 1 महीने में क्या कर पाएगी। जी तो उन्हें लगा कि नहीं होगा, तो नहीं, चलो तुम्हारा मन है तो देख लो। जी लेकिन वो मेरा हो गया सिलेक्शन। जी फिर उसके बाद में मैंने उन्हें बताया, उन्होंने पूछा मुझसे कि फिजिकल हो गया, मैंने कहा हाँ। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे जी कि 1 महीने में, जिसमें आपको बॉडी पेन भी बहुत रहता है, जी जब आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है तो उस समय ज़्यादा रहता है, कि 1 महीने में सारी चीज़ों को फेस करके और फिजिकल निकालना
तो वो बहुत ही शॉक्ड थे, खुश भी थे। फिर पूछा इंटरव्यू कब है, सेकेंड डे मेरा इंटरव्यू था। जी और जब मेरा रिजल्ट आया उस समय वो बहुत खुश थे। जी उस समय उनकी खुशी वही थी, अगर मैं उनके पसंद का भी जॉब करती जी तब भी वो उतना खुश होते। जब मेरा रिजल्ट आया, मुझे सीट अलॉट हुई, तो मैंने उनको फोन से बताया था, वो ड्यूटी पर थे, जी तो वो बहुत खुश हुए। जी उन्होंने वहां सबको मिठाई खिलाई और जो उनके साथ वाले थे उन्होंने बधाइयाँ दी जी कि आप, मतलब मेरे पापा हेड कांस्टेबल हैं, जी तो मैं सब इंस्पेक्टर। जी। तो निश्चित रूप से एक पिता की खुशी का ये एहसास होता है कि जब उनका बच्चा उनसे बड़ी पोस्ट पर हो तो निश्चित तौर पर जो खुशी होती है वो पिता को होती है। जब आप चयनित हो गए, आपके पिताजी भी जो पुलिस सेवा में हैं, और तो आस पड़ोस का अगर हम रिएक्शंस देखें, पड़ोस, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है जब बच्चा असफल होता है तब भी सबसे ज्यादा ताने मारने वाले आस पड़ोस वाले या रिश्तेदार होते हैं, और जब सफल होता है तो रिश्तेदारों का रिएक्शन, मोहल्ले वालों का क्या था? जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी, जी क्योंकि मैं लड़की हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सबसे बड़ी जी। हूँ, मेरे बड़ा भाई नहीं, मेरे 2 भाई हैं, छोटे हैं, जी तो मुझे कोई देखने वाला नहीं था, तो मैं अकेले ही जाती थी। तो लोगों को लगता था कि है ना ये घूमती रहती है। जी मैं सुबह से निकलती थी 8 बजे से, शाम को 4 या 5 बजे घर आती थी, तो उनको लगता था इनकी लड़की तो बस बाहर घूमती रहती है। जी तो मेरे मम्मी को बोलते थे सब लोग, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मतलब सबके रुख बदल गए। जी वो बोलने लगे कि नहीं, आपकी लड़की बहुत मेहनत करती थी, बहुत पढ़ती थी, ये तो होना ही था। जी तो मैंने ये देखा है परिवर्तन लोगों में, और आज की डेट में जब मैं जॉब कर रही हूँ तो वही लोग जो मेरे फैमिली को भड़काने आया करते थे जी कि आप देखते नहीं है आपकी लड़की कहाँ जा रही है, जी एक्चुअल क्या होता है कि आस पड़ोस वाले लोग ही होते हैं जो आपको पीछे धकेलना चाहते जी हैं। अगर लेकिन आपका फैमिली स्ट्रांग है तो वो सक्सेस नहीं हो पाते। जी तो मैंने वो टाइम भी फेस किया है जब लोग आपके लिए एलिगेशंस लगाते थे, तरह तरह की बातें करते थे, और जब एक पद मिलने के बाद में, सिलेक्शन होने के बाद में, और फिर वो तारीफों के पुल बांधते हैं। जी तो बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा कि जो लोग होते हैं जो विरोध करते हैं या भड़काते हैं, आमतौर पर हम देखते हैं कि जब व्यक्ति सफल होता है वो इन विरोधों से गुजरता ही है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रहा हो। ये विरोध, भड़काने वाली चीज है, उसे कितनी ताकत देती है और मजबूत होने के लिए? उससे बहुत ताकत मिलती है, उससे हमारे अंदर ये भावना पैदा होती है कि नहीं, अब हमें इन्हें करके दिखाना है। जी ये लोग आज जो ये बोल रहे हैं, हमें इनको जवाब देना है। जवाब ऐसे नहीं देना है कि मैं उनसे जाके लड़ूं जी कि आपने मेरे लिए ऐसा बोला, जी नहीं, मुझे करके दिखाना है। जी। वो मेरा ऐसा जवाब था जो मैंने बिना कुछ बोले उन्हें दे दिया। जी तो वो बहुत गुड फीलिंग आती है उस समय पे बिल्कुल। जब इन लोगों के मुंह बंद थे और ये तारीफ कर रहे थे। जी आपकी जो स्टडी का जो तरीका था, स्ट्रेटेजी थी, किस तरीके से आप पढ़ते थे, कितने घंटे आप पढ़ाई को देते थे? क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से आप पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ना जरूरी होता है, रेगुलरिटी कितनी जरूरी होती है किसी भी चीज की सक्सेस के लिए? सक्सेस के लिए रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। जी आप अगर रेगुलर रहते हैं किसी चीज में तो आप उस चीज में बहुत ज्यादा पक्के हो जाते हैं। जी ठीक है, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ना है, तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो जी। आप भूल जाएंगे। जी तो रेगुलरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा, जो मेरे अकॉर्डिंग, जी मैंने खुद को कभी किसी चीज में फिक्स नहीं रखा है। जी मतलब कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो इतने से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, भले मेरा मन नहीं है उस समय पढ़ने का, जी तो उस समय भी मैं पढूं तो वो कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। मैंने जो पढ़ाई अपनी की है कि हाँ, मुझे पढ़ना है, कम से कम 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ना है, पर उस समय जब मैं खुद पढ़ना चाहूँ। जी जैसे नाइट का टाइम बहुत अच्छा जी। रहता है, शांत रहता है, तो मैं अपनी जो स्टडी करती थी वो नाइट में करती थी। जी 3 या 4 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी, उसके बाद में रेस्ट किया, फिर सुबह से अपने कोचिंग वगैरह करके। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को स्वयं पता होता है कि उसे कब क्या काम कंफर्टेबल करना है, लगता है किस समय पे? लगता है, तो उसी समय पे करना चाहिए। जी आमतौर पर अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास लोगों के कमेंट भी आते हैं कार्यक्रम के जो एंड में जो कमेंट बॉक्स है उसमें, तैयारी आमतौर पर ज्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब वैकेंसी निकलती है उसके इंतजार में रहते हैं कि वैकेंसी आएगी तब मैं तैयारी करूंगा। तो आप उन्हें बताएं, क्या तैयारी उसी समय करनी चाहिए जब नोटिफिकेशन आ जाए, या पहले से वो अपनी तैयारी बिल्कुल निपुण रखें कि कभी भी वैकेंसी आएगी और मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा?
तैयारी पहले से ही करके रखनी चाहिए। हम नोटिफिकेशन के इंतज़ार में रहते हैं और हमें बहुत कम समय मिल पाता है तैयारी करने का, जी। और वही एक कारण होता है हमारे असफल होने का जी। कि हम नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कभी कभी तो हमें बहुत टाइम देते हैं, जी। पर कभी 1 मंथ 2 मंथ के बाद है ना एग्ज़ाम होता है, तो हम अपना जो सिलेबस होता है उसे कवर नहीं कर पाते हैं। जी। तो हमें अगर हमें हमारा फोकस है, जी। हमारा एक लक्ष्य है, तो हमें उसमें वैकेंसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। जी। हमें अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। जब भी वैकेंसी आएगी तब हम सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी। और अगर आप नोटिफिकेशन के इंतजार में रहेंगे तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल। कि इतना सफिशिएंट टाइम रहता है जी। जिसमें आप अपना पूरा तैयारी कर सकते हैं। जी। अगर हम बात करें विशेष रूप से कि इसमें फिजिकल भी होता है, तो किस विशेष रूप से अगर हम लड़कियों की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ वो अपने आप को फिजिकली कैसे स्ट्रांग रखें इस टेस्ट के लिए, उनको बारे में आप बताएं। जैसे लड़कियां हैं तो थोड़ा समय अपनी पढ़ाई से निकाल के थोड़ा सा फिजिकल को देना चाहिए, क्योंकि लड़के तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जी। उन्हें प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन लड़कियां घर में रहती हैं जी। ज़्यादातर, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती हैं, स्पोर्ट्स भी बहुत कम बिल्कुल। जाती हैं स्पोर्ट्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एक अपना फिक्स टाइम रखना चाहिए कि हाँ, मॉर्निंग में या इवनिंग में जी। 1 घंटा हमें रनिंग करना है या वॉकिंग करना है, जिससे ये रहेगा कि जब उनका फिजिकल होगा तो उन्हें फिजिकली वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो न्यू बिल्कुल, जो नई तैयारी करनी। हाँ, न्यू गर्ल्स रहती हैं उन्हें आती है, जी। क्योंकि ये आपकी बॉडी है। आप कभी भी कुछ नया शुरू करेंगे तो बहुत पेन और अडॉप्ट होने में। बहुत जगह से गुजरना पड़ता है। जी। अगर कोई विद्यार्थी अगर असफल हो जाता है तो निश्चित रूप से उसका मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है, लगता है कि अब तैयारी करूं ना करूं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या कहेंगे, अगर आपका एक बार में नहीं होता तो अगली बार भी वो उतनी ही एनर्जी और उतने ही जुनून से कैसे खुद को तैयार करें? हमें हमेशा असफल होने के बाद और ज्यादा भावना ये लानी चाहिए कि हम अगली बार सफल होंगे। जी। अक्सर ऐसा होता है कि है ना, 1 बार 2 बार 3 बार अटेम्प्ट देने के बाद में जो भी विद्यार्थी हैं वो हार जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अब हमारा नहीं होगा और वो तैयारी छोड़ देते हैं वहां से। लेकिन वही एक टाइम होता है, क्योंकि आप जो 3 बार जो आपने अटेम्प्ट किया हुआ है वो आपको और ज्यादा परिपक्व बना रहा है जी। वो आपको और ज्यादा है ना आपके फील्ड में स्ट्रांग कर रहा है। वहां से ही आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा बढ़ता है, जहां वो अपना मनोबल तोड़ देते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जब तक प्रयास करना चाहिए जब तक उनके पास चांस है, जी। उससे पहले हार मानना तो बिल्कुल। बिल्कुल। जैसा कि अगर हम बात करें तैयारी के दौरान, चाहे हम किसी भी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में एक सपना होता है, एक इमेजिन होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के रूप में हो। अगर वो पुलिस सेवा की कर रहा है तो अपने आप को उस वर्दी में देखता है, अगर वो आर्मी की कर रहा है तो उस वर्दी में देखता है, आईएएस आईपीएस की कर रहा है तो देखता है कि मुझे लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, वो इसको जीता है। लेकिन जब हकीकत में वो चीज उसके पास आ जाती है, उस पद को संभालना कितना मुश्किल होता है, हकीकत में उस समय कितने चैलेंजेस आते हैं। ये सही बात है कि एक हमारा जो सपना होता है वो हमने दूर से देखा हुआ रहता है, हम लोगों को देखकर इंस्पायर होते हैं और हमें उनके जैसा बनना है जी। लेकिन जब हम स्वयं उस पद पे होते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां और सपने से अलग हकीकत रहती है जी। तो वहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूंकि आपने एक पद लिया हुआ है तो आप अपने पद के प्रति है ना अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बाध्य हैं, और एक आपका सिस्टम है तो वो आपको धीरे धीरे उस माहौल में ढाल देता है। आप है ना फिर सारी चीजों को समझने लगते हैं और उन परेशानियों से फिर बहुत आसान होता है निकलना, जी। जो बिल्कुल शुरू में मुश्किल होती है। अभी आप वर्तमान में एसआई के पद पर कार्यरत हैं। पहले आपने बताया कि 1 महीने में आपने फिजिकल निकाल लिया और यकीन नहीं हुआ घर वालों को आपने कैसे निकाल लिया। अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो खुद को फिजिकली फिट करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या डेली रनिंग वगैरह ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो पुलिस का जॉब है तो इतना समय नहीं मिलता है कि हम कोई जिम ज्वाइन कर सके। जिम तक पहुंचने में ये होता है कि आधे रास्ते से वापस आना पड़ता है, कॉल आ जाता है, तो रेगुलरिटी नहीं बन पाती है किसी भी चीज़ की। तो हम खुद को फिटनेस के लिए जो हमारा फूड है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब हम हेल्दी फूड लेते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है और अलग से समय देने की भी ज़रूरत नहीं है। और तो इसलिए मेरा जो मैं फोकस करती हूँ वो अपने फूड पे फोकस करती हूँ कि मुझे सुबह से लेके रात तक कितना क्या खाना है जिससे मैं फिट रह सकूँ। और जब कभी मौका मिलता है
तो वॉकिंग कर लेते हैं, जी या नाइट में कभी जल्दी आ जी गए तो थोड़ा वॉक कर लिया। जी वैसे पुलिस में वॉकिंग तो हो ही जाती है। बिल्कुल, क्योंकि जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको हाँ, 24 घंटे जो है पूरा तैयार रहना है। पूरी फील्ड पृष्ठभूमि है, तो फील्ड में रहना पड़ता है, तो वॉकिंग तो सफिशिएंट हो जाती है। बिल्कुल बस एक फूड का ध्यान रखना पड़ता है। जी। जानना चाहेंगे रूबी जी आपसे कि आमतौर पर जब हम किसी भी सेवा में आ जाते हैं, लेकिन हमारा आगे का भी कई विद्यार्थियों का लक्ष्य होता है कि मुझे इससे आगे और जाना है, या कुछ विद्यार्थी होते हैं जो पीएससी की भी तैयारी करते हैं साथ साथ में जॉब, या कोई यूपीएससी की करता है। तो रूबी जी एसआई के पद पर कार्यरत रहते हुए उनका आगे का सपना और क्या है? क्या वो आगे और किसी की भी तैयारी कर रही है? मैं अभी किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रही हूँ। जी। मेरी जॉब को भी 7 इयर्स हो चुके हैं, जी और मुझे अब यही अच्छा लगता है। जी मुझे लगता है कि मेरा जो बेसिक है, मैं यहाँ से ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ जी। और लोगों की मदद कर सकती हूँ। जी और पहला तो यही है। सेकंड ये है कि मुझे खुद को इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं कहीं और फोकस कर सकूँ, जी क्योंकि आपके जॉब में ही इतना समय चाहिए उन्हें, तो मैं अपनी पढ़ाई पे इतना समय नहीं दे पाती हूँ। जी तो मैंने अभी आगे का बिल्कुल। पोस्टपोन कर रखा है। जी कभी अगर मुझे मौका मिला तो फिर मैं तैयारी करूंगी, पीएससी की तैयारी पीएससी की करूंगी। तैयारी करते हैं। जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि आप इस जॉब में जो है लोगों से कनेक्टेड हैं, सोशली आप कनेक्टेड हैं। ऐसे समय में जब कई बार लोग परेशान होते हैं, अपनी समस्या को लेकर के आते हैं और आपके माध्यम से उस समस्या का समाधान हो जाता है, किसी भी आम आदमी का जो बेहद परेशान हो, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, उस समय जब किसी की हेल्प हो जाती है तो वो जो पल होता है, वो जो एहसास होता है खुशी का, वो कैसा है? वो एहसास बहुत अच्छा होता है। उसे सबसे ज्यादा अच्छा जो चीज बनाती है, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जी तो वो जैसे, या एजेड लोग रहते हैं, मतलब जी आपसे तो बड़े होते ही बिल्कुल। हैं, तो वो बहुत प्यार से आपको धन्यवाद देते हैं। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सर पे हाथ बिल्कुल आपके फिराते हैं, तो उस समय इतना मतलब गुड फीलिंग आती है जी कि मतलब हमने एक सही व्यक्ति के साथ में जी सही काम किया है, जी उसे मदद दी है, जो वास्तव में उस मदद के लिए बिल्कुल मतलब जी उसे चाहिए थी ये जी मदद, और हम उसे दे पाए। जी ठीक है, तो उस समय बहुत खुशी होती है, और लगता है कि है ना, भविष्य में भी है ना ऐसे लोग मिलते रहे, तो उनकी मदद करके हम ऐसे आनंद की अनुभूति लेते रहे। बिल्कुल। आप जैसे लड़की हैं और ऐसे में उन सभी जो लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं इस क्षेत्र में, लेकिन उनके माता पिता नहीं चाहते हैं, कोई ना कोई है, लेकिन उनका मन है कि मुझे पुलिस सेवा में ही जाना है या देश सेवा के इसी में जाना है, इसी क्षेत्र में, तो उनको आप क्या संदेश देंगे इसको लेकर के? उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि यदि आप जाना चाहते हैं जी पुलिस सेवा में, ऐसा हमारा समाज है कि है ना, लड़कियों के लिए पुलिस की नौकरी को अच्छा नहीं मानता है। जी अभी मानसिकता ऐसी बनी हुई है, जी क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को फेस कर चुकी हूँ। जी अब तो फिर भी बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जब मेरा जॉब लगा था तब लड़कियां बहुत कम ही थी। जी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर जाना चाहते हैं तो आप करें तैयारी, जी और जो आपके माता पिता हैं आप उनको समझाएं, जी वो आपकी बात समझेंगे। जी कहीं ना कहीं अब माता पिता अपने बच्चे की हर बात समझते हैं। तो बिल्कुल जब आप तैयारी करेंगे, आप अपना डेडिकेशन दिखाएंगे किसी चीज के लिए, तो जी उन्हें भी लगेगा कि नहीं, मेरा बच्चा चाहता है, तो फिर मैं उनको ना रोकूं, जी आगे बढ़ने दिया जी। जाए। जैसा कि आपने कहा कि अभी उस तरीके का माहौल नहीं आ रहा, कि फिर भी बदलाव आया है, तो आपके जो कलीग्स होंगे वो भी होंगे, तो ये बदलाव आप कहाँ देखते हैं? विशेष रूप से चंबल क्षेत्र में थोड़ी सी मानसिकता ऐसी है कि लड़कियों को लेकर के कि वो इस क्षेत्र में ना जाए, या मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आप ऐसा देखती हैं, क्योंकि आपके कलीग्स होंगे वो बताते होंगे कि लड़कियों को लेकर के ऐसा माहौल है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या चंबल क्षेत्र में आपको ऐसा नजर आता है, या फिर अन्य जो शहर है उनमें भी इसी प्रकार की मानसिकता बनी हुई है? ये ऐसा माहौल ये चंबल क्षेत्र में ही है, ज्यादातर यहीं पर ही है, जहाँ लड़कियों पे बहुत ज्यादा बाउंडेशन रहती है। जी बहुत ज्यादा उनको उनके सपने पूरे नहीं करने दिए जाते हैं, सिर्फ समाज की वजह से। समाज की वजह से माता पिता चाहते भी हैं, पर उन्हें ये लगता है कि मेरी लड़की ऐसा करेगी तो समाज क्या बोलेगा, तो वो वहाँ समाज की वजह से दब जाते हैं, खुद भी दबते हैं और अपने बच्चे को भी दबाते हैं। तो अभी ये चंबल संभाग में ज्यादातर है। जी और लेकिन जब मेरे भर्ती होने के बाद से जो मैंने देखा है, जी मैं मतलब मुझे देखकर भी है ना, लड़कियां बहुत इंस्पायर हुई हैं, और उनके माता पिता भी बहुत प्रभावित हुए जी कि मेरे माता पिता ने मुझे नहीं रोका, मुझे आगे बढ़ने दिया, जी मैं जहाँ जाना चाहती थी वो मुझे करने दिया। जी तो उसके बाद से बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाया है।
जी। इसी से जुड़ा हुआ सवाल हम ले लेते हैं। जैसा कि आपने कहा, चंबल क्षेत्र में जब बाहर से कई अधिकारी आते हैं, जैसे अभी थोड़े समय पहले जैसे यहाँ पर महिला कलेक्टर रही प्रियंका दास, या जो है संभाग कमिश्नर रेणु तिवारी जी थी, तो क्या लगता है इन चीजों से भी बदलाव, या लोगों के क्षेत्र की जो मानसिकता है यहाँ की, वो निश्चित रूप से बदलती होगी या बदलनी चाहिए कि एक महिला अधिकारी जब पूरे जिले को चला रही है, तो इन ऐसे अधिकारियों के आने से क्या आपको लगता है कि क्षेत्र की मानसिकता में कहीं ना कहीं बदलाव होता है? हाँ, मुझे लगता है कि जो हमारी महिला अधिकारी हैं और वो जिस तरह से काम करते हैं, जी। तो उस हिसाब से लोगों को लगता है कि मेरी बेटी भी जी। ऐसा करे और इस पद पे पहुंचे और इस तरीके से काम करे। तो ये बहुत लोगों में बदलाव आया है। या अपनी लड़कियों के लिए उन्होंने ना पहले कोचिंग नहीं भेजते थे, जी। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको लड़कियां मिलेंगी वहाँ पे। तो ये चीज दिखाती है कि हाँ, बदलाव धीरे धीरे कहीं ना कहीं हो रहा है। है। बिल्कुल। रूबी जी, हमारे पास जो दर्शक हैं उनके सवाल हैं कुछ इस एमपीएसआई की तैयारी को लेकर के, तो कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल है वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। ये भावना चौधरी है, इन्होंने पूछा है कि नोक नी की प्रॉब्लम अगर किसी को ज्यादा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्या? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि जो पुलिस का जॉब है वो फिजिकली फिटनेस के लिए स्पेशली है, क्योंकि आप फील्ड का काम करते हैं तो आपको फिजिकली पूरी तरह से फिट होना चाहिए। तो जो आपके नौकनी का प्रॉब्लम होता है या फ्लैट फुट होता है तो वो आपको फिजिकल से बाहर कर सकता है। ये अक्षय पटेल जी हैं, इन्होंने पूछा है कि पेपर फिल करने से ट्रेनिंग पर जाने तक की जर्नी और कितने महीने इसमें लग जाते हैं? ये तो जो आपका बोर्ड है, जी। एग्जामिनेशन बोर्ड, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में उन्होंने अपना वो आकलन किया हुआ है कि वो पेपर फिल करने से कब तक आपको ट्रेनिंग पर भेजेंगे। लगभग 5 से 6 महीने का समय इसमें लग जाता है। ये अमित जोशी है, इनका सवाल है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल डीईएफ पोस्ट क्या होती है? पुलिस कांस्टेबल जो हमारे फील्ड में काम करते हैं जी। जो आपने देखे होंगे, जो शहरों में घूमते हैं, क्राइम को कंट्रोल करते हैं जी, तो वो डीईएफ में ये है बीके मोटिवेशन, इनके चैनल के नाम है, इनके नाम से है। एमपीएसआई इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं? इंटरव्यू आपके एजुकेशन बेस्ड रहता है। जो आपने एजुकेशन लिया हुआ है जिस भी सब्जेक्ट से, तो ज्यादातर जो सवाल रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट से रहते हैं, और कुछ एक सवाल आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड भी रहते हैं। जी। जैसे अगर आपका नाम है कुछ यूनिक है वो, या आपकी कोई पर्सनैलिटी में उन्हें कुछ अलग से दिखता है, तो वो जनरल क्वेश्चंस भी आपसे करते हैं। जी। ये पवन गुर्जर जी हैं, आपका सवाल है कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कब तक आएगी? तो आपको बता दें कि ये जो है पीईबी के ऊपर आधारित है कि वो कब तक वैकेंसी देता है, या सरकार जो है कब तक वैकेंसी निकालती है इसको लेकर के। ये एक सवाल है कि मैम मेरी हाइट 149 सेंटीमीटर है, तो क्या सिलेक्शन के चांस बन पाएंगे? 149 पर नहीं है जी। और हाइट बढ़ाने के लिए पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक्सरसाइज के माध्यम से हाइट बढ़ाई जा सकती है? ये आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। जी। डॉक्टर बहुत बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जी। संदीप मार्स कोले हैं, ये पूछ रहे हैं कि एमपीएसआई साइंस और मैथ सब्जेक्ट प्रिपरेशन फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, इसके लिए आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? मैं बोलना चाहूंगी कि मैं भी कॉमर्स से ही रही हूँ। तो जो आप एग्जाम की तैयारी करें तो आप अपने सभी पार्ट्स पे फोकस करें बराबर। आपके जितने भी उसमें जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी पार्ट्स हैं, साइंस, मैथ्स, आपको आपका फोकस बराबर से सभी सब्जेक्ट पे करना पड़ेगा। ये करण सैनानी जी हैं, इनका सवाल है कि एमपीएसआई के लिए फाइनल हो गया है बट मार्कशीट नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? आपकी मार्कशीट से पहले आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये दूसरा सवाल है गोलू जी का है कि एसआई की तैयारी कैसे शुरू करें? 2013 से ठीक 3 साल बाद 2016 में भर्ती आती है और हम सफल नहीं होते, फिर 2021 में आने की संभावना बनी रहती है, तो इनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं इनसे बोलूंगी कि आप अपने मनोबल को ना इतना गिराएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। जी, सिलेक्शन होगा आपका। भरत चौधरी जी कह रहे हैं क्या 1 साल तैयारी करके भी एसआई बना जा सकता है? हाँ, मेरी खुद की तैयारी 1 साल की रही है
और उस दौरान मैंने सिलेक्शन लिया है। तो मुझे लगता है कि बहुत इजी है, अगर आप पूरा फोकस करते हैं अपने लक्ष्य पे तो आप अपना एग्जाम निकाल सकते हैं और ऐसा ही बन भी सकते हैं। जी, और ये सवाल है सोनम रघुवंशी जी, उमेश सिंह, रूबी जी ने और अन्य सवालों में आपका जवाब निश्चित रूप से है। जैसा कि आपने पूछा है इंटरव्यू में किस तरह के सवाल रहते हैं वो बता चुके हैं दूसरे सवाल में, तो निश्चित ही जो और लोगों के भी सवाल है उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रूबी जी, हम आपका हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आप अपना कीमती समय निकाल करके सरल टॉक के स्टूडियो में आए। और साथ ही साथ दोस्तों, हम आपसे भी अलविदा कहना चाहेंगे। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।